नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, क्लास नंबर 24 आज की हमारी होगी। जीवों की दुनिया आपका टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत जंतु जगत, उसके संग और कुछ और भी टॉपिक हैं, उसको आज हम देखेंगे। और आज हमारा ये जीवों की दुनिया वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन है, कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस आगे हम करेंगे, परंतु थ्योरी पोर्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने क्लास नंबर 23 देखी थी। यदि नहीं देखी हो, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। जीवों की दुनिया के अंतर्गत ही हमने पॉइंट और भी देखे थे, क्वेश्चन भी साथ साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपका पूरा कोर्स है। इससे पहले की यदि चीजें आपने नहीं देखी हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के रंग, उनका स्वाद या गंध का कारण जो है वो उसकी पूरी लिस्ट है। तो इसको आपको याद करना होगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह हम नहीं देखेंगे, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको साथ में देखते हुए चलेंगे। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनेट के कारण जो है वो मूली में तीखापन होता है। आप खाते हैं ना, हल्की सी थोड़ी सी कड़ू आप नहीं कह सकते, हल्का सा तीखापन टाइप का लगता है, वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में जो चटपटाहट होती है वो किसके कारण होती है? तो कैप्सिसिन के कारण जो है वो मिर्च में चटपटाहट आपको देखने को मिलती है। सलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है वो आपकी होती है। सलजम में चरपराहट। खीरे में आप देखते हैं जो कड़वाहट होती है, ये पूछा भी जा चुका है किसी प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये कुकर बिटेसिन जो है उसके कारण होते हैं। आप देखते हैं कि कुछ खीरे कड़वे निकल जाते हैं, उसको ऊपर का काट के फिर उसको गोल 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 घुमाया जाता है, तो उससे सोचते हैं कड़वापन कम हो जाएगा। तो होती किस कारण है? तो कुकर बिटेसिन के कारण जो है वो होती है। प्याज में जो गंध आती है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो है वो आती है। प्याज में आप देखते हैं तीखी सी गंध आती है, वो आपकी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो है वो आती है। आगे और बात करते हैं तो लहसुन में जो गंध आती है वो एलाइसिन के कारण आती है। इसी का नाम है डाई एलाइड डाइसल्फाइड। तो केवल एलाइसिन भी आप याद रख सकते हैं लहसुन में जो गंध होती है। करेले में जो कड़वाहट होती है वो होती मेमर्डिकोसाइड, या इसी को ही हम टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये आपका करेले में कड़वाहट जो है वो होगा। पीपर जो है उसमें जो गंध आती है वो ओजिल यूरेसिन जो है उसके कारण जो है वो आती है। आलू का जो हरा रंग आप देखते हैं, कुछ आलू हरे रंग के निकल जाते हैं, तो हरापन जो होता है आलू में वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग बहुत पूछा जाता है, तो लाइकोपिन, ये तो आपको हर हाल में याद रखना है। कुछ ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट ज्यादा बोल दिया। बाकी पूछा आपसे कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो पूछा गया है वही रिपीट और नया भी पूछा जा सकता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज में जो पीला रंग होता है, हो सकता है आपने ना देखा हो, तो प्याज में जो पीला रंग होता है वो क्वेरसिटीन के कारण जो है वो होता है। प्याज में पीला रंग भी होता है और प्याज में लाल रंग भी होता है। तो प्याज में जो लाल रंग होता है वो कैप्सिंथिन के कारण जो है वो होता है। कैप्सिनिथिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है, और पीला रंग जो है वो क्वेरसिटीन के कारण जो है वो आपका होता है। आगे बात करते हैं आपका, तो मिर्च में जो लाल रंग होता है वो भी कैप्सिथिन के कारण होता है। अब देखिए, दोनों को अगर आप एक साथ याद रखेंगे तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी कि प्याज में लाल रंग भी कैप्सिथिन के कारण होता है, और अगर मिर्च की बात करें तो उसमें भी जो लाल रंग है वो आपका कैप्सिथिन के कारण ही होता है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं लाल रंग के लिए। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी में जो है वो आपका पीला रंग। गाजर में जो लाल रंग होता है, अब देखिए यहां पर जो लाल रंग है वो आपका अलग है। वो दोनों जो थे वो दोनों अलग हैं, यानी कि जो मिर्च में लाल रंग वाला देखा, प्याज में लाल रंग देखा, वो दोनों आपके जो है वो अलग हैं। परंतु अगर गाजर में लाल रंग की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि यहां पर आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन के कारण गाजर जो है वो लाल रंग की होती है। गाजर में जो नारंगी रंग होता है, देखते हैं गाजर लाल भी होती है और नारंगी रंग की भी होती है। नारंगी रंग वाली भी ऐसी छोटी छोटी गाजर होती है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, जैसे टमाटर वाला आपका बहुत रिपीट हो चुका है। गाजर में लाल और नारंगी, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके दिमाग में हर हाल में बैठे होने चाहिए। आगे बात करते हैं, अरबी में कनकनाहट तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। तिलहन के जो तेल है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिटोनाइज्ड, इसे हम एलाइल आइसोथायोसाइनाइड भी कहते हैं, इसके कारण होता है। सूरजमुखी के तेल में जो कसैलापन होता है वो ऑक्सीडेशन जो है उसके कारण होता है। चने की पत्ती में जो खटास होती है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जो है वो होती है।
अब बात करते हैं जंतु जगत की। देखिए ये जितनी जितनी लिस्ट हमने यहाँ पर दिखाई, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जो आपके जो है वो रिपीट हो गए हैं। तो बस इतने आपकी जो लिस्ट है, ये वाला टॉपिक यहाँ पर हुआ समाप्त। अब हमारा जंतु जगत एनिमल किंगडम जो है, इसके अंतर्गत जो संघ है, इसके बारे में वो आपका पूरा हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो जंतु भोजन के लिए परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से किस पर डिपेंड करते हैं, तो पौधों पर निर्भर करते हैं। हम ही हैं तो क्या खा रहे हैं हम, फल है, फ्रूट है, ये सब खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो ये सब क्या है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम भी जंतु में ही आ रहे हैं। तो ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, इसलिए जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है और जो पादप होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। तो ये सभी चीजें आप जानते हैं। इसके अलावा अरस्तु की ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 550 प्रकार के जंतुओं की रचना, उनके स्वभाव, उनका वर्गीकरण, इन सभी के बारे में जो है वो बताया है। और इसीलिए उसे जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का जनक भी जो है वो कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। यहां से क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है क्या, कि जंतु विज्ञान का जनक जो है वो किसे संज्ञा दी गई है, किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अरस्तु को कहा जाता है। पुस्तक पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है ये किसकी पुस्तक है, या इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो अरस्तु की है, इस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना भी जो है वो होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे पूर्ण वयस्क जीव जो है वो बन जाते हैं। ये मतलब इसी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, जिसकी सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है और बाद में उससे भ्रूण का विकास होता है। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं। लास्ट का जो पॉइंट है वो है कि जंतु जो जगत है उसको दो उपसमूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। अब बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं इनको 10 संघों में बांटा गया है। इन संघ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से एक एक को समझिएगा। इसके अंतर्गत डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से आपसे आते हैं। अगर बायो पोर्शन से क्वेश्चन बनता है तो इन संघ से एक ना एक क्वेश्चन उठा दिया जाता है। तो आप अच्छे से जो है चीजों को समझिएगा। कौन कौन से संघ है, तो आपका पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है, निमेटोडा है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, प्रोटोकार्डेटा है और कार्डेटा है। तो ये टोटल 10 संघ है बहुकोशिकीय जंतुओं के, जिसको अलग अलग हम जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करते हैं तो ये पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है, छिद्र युक्त जीवधारी। तो ऐसे जीवधारी आप देखते हैं उनका शरीर पर ऐसे छोटे 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 छिद्र होते हैं, तो वो उनकी पहचान को आप कह सकते हैं दर्शाता है। तो वो आता है आपका किसमें, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा का अर्थ ही होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। तो ये अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से जो है वो चिपके रहते हैं। आधार मतलब जो बेस होता है। अब देखते हैं जैसे जोक होता है, जहां पर होता है वो चिपक जाता है उसी पर, तो उसी प्रकार से इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं और ये जो छिद्र होते हैं वो शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। तो ये आपने देखा कैसे इनको पोषण मिलता है। और इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो बहुत ही ज्यादा सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन जो है वो नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं कहाँ पाए मुख्यतः देखने को मिलते हैं, समुद्री आवास में। इनका शरीर कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है। ये किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आपके एग्जाम्पल, जैसे साइकॉन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए स्पॉन्जिला तो स्पंज वर्ड से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पंज के नाम से जाना जाता है, तो स्पंज से स्पॉन्जिला याद रख सकते हैं। तो साइकॉन, यूप्लेक्टेला, ये जो एग्जाम्पल हैं, कैसे इनसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पोरीफेरा संघ का जंतु नहीं है, या इनमें से कौन सा पोरीफेरा संघ का जंतु है, या यूप्लेक्टेला इनमें से किस संघ का है, या साइकॉन इनमें से किस संघ का है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो अगर एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे। बाकी विशेषताओं से भी देखने को ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि जो छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं ये किनकी विशेषता या किस संघ की विशेषता है, इस प्रकार से। तो पोरीफेरा आपका हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि आपका है सिलेंट्रेटा।
सिलेंट्रेटा की बात करें तो जलीय जंतु होते हैं। देखिए जो इससे पहले हमने देखा वो भी समुद्र में पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि एक की विशेषता दूसरे को में देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी चीज होगी, ओवरलैपिंग भी होगी। तो क्या है ये सिलेंट्रेटा जलीय जंतु हैं। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो उतकीय स्तर का जो है वो होता है। इनमें एक देह गुहा भी जो है वो पाई जाती है, और इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की दो परतों, कौन कौन सी, आंतरिक परत और बाह्य परत जो है वो इसका बना होता है। जैसे आपने देखा इससे पहले वाले में कि बेसिकली छोटे छोटे छिद्र, उस पर मेन फोकस किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेन फोकस किया जा रहा है इनके शारीरिक संगठन पर किया जा रहा है। तो इनका जो शारीरिक कोशिकाएं हैं उनकी दो परतों, आंतरिक और बाह्य परत का इनका जो शरीर है वो बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे आपका कोरल हो गया, और कुछ एकाकी भी होती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया। जातियां समूह में मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप में रहती हैं। तो आपका कोरल, नाम आपने अवश्य सुना होगा कोरल रीफ नाम से, तो कोरल आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसी का, सिलेंट्रेटा का। और जो एकाकी अकेले रहते हैं उसमें आपका हाइड्रा आपको याद रखना है। तो ये आपके इसमें आ गए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमीन, जेलीफिश, ये सभी आपके किसमें आते हैं, तो सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। अब जेलीफिश भी, फिश आप कहेंगे समुद्र से संबंधित है, जलीय जंतु है। समुद्री एनीमीन में भी समुद्री वर्ड आ रहा है। हाइड्रा भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सब किस में आ रहा है, सिलेंट्रेटा में आ रहे हैं। अब जलीय जंतु से अगर जोड़ना है तो सिलेंट्रेटा में वर्ड सीलन आ रहा है। सीलन वहीं आती है जहां पर क्या होता है, नमी टाइप की होती है, दीवारें देखते हैं, दीवारों में पपड़ी टाइप की आ जाती है, तो जल के कारण, नमी के कारण ही होता है। तो सीलन वर्ड से जलीय वर्ड को जोड़ सकते हैं। जब जल वर्ड को आप जोड़ लेंगे तो उसमें आप जेलीफिश को भी जोड़ सकते हैं, समुद्री एनीमीन को भी जोड़ सकते हैं, और हाइड्रा और कोरल को भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे की तरफ। पहला हमने देखा जो कि पोरिफेरा था, मुख्यतः आपको एग्जाम्पल फोकस करना है, और एक दो जो इसकी विशेषता है उस पर फोकस करना है। तो छिद्रयुक्त जीवधारी हैं, साइकॉन, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। फिर सीलेंट्रेटा देखा, इसमें आपको मैंने बताया जलीय जंतु, और हाइड्रा, समुद्री एनीमीन, जेलीफिश, ये सभी इसमें आएंगे। अब तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। अब द्विपार्श्व सममित क्या होता है, इसका मतलब समझिए, अर्थात जो शरीर है उसका जो दायां और बायां भाग होती है उसकी जो संरचना है वो समान होती है। जैसे अगर कोई इस प्रकार से जो है आपका कीड़ा है इतना गोलाई में, तो इसका अगर हम इस प्रकार से बांटेंगे तो इसका इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, वो दोनों क्या है, वो आपके समान होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो समान होती है। इसको हम रखते हैं द्विपार्श्व सममित में। तो वही बताया गया, इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। इनका शरीर जो है वो त्रिकोरक होता है। त्रिकोरक को ट्राइप्लोब्लास्टिक इंग्लिश में हम कहते हैं। तो अर्थात इनका जो ऊतक है वो विभेदन, इनका जो ऊतक विभेदन है वो तीन कोशिकीय स्तरों से जो है वो होता है। त्रिकोरक के मतलब को यहाँ पर समझाया गया है। इससे शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर जो है वो बनते हैं, और इनमें कुछ अंग भी जो है वो आपके बनते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिकोरक के संदर्भ में। अब विशेषता ही डायरेक्ट उठा ली जाती है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि त्रिकोरक होता क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोरक जो है इनमें से किस संघ का जो, या किस संघ में जो है जिनका शरीर, जिनके जो जंतु उनका शरीर त्रिकोरक होता है, तो आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, अगर ऑप्शन में देखने को मिला। तीसरा पॉइंट है आपका, इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठधारी और चपटा होता है। अब देखिए थोड़ा सा प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या वर्ड आ रहा है, प्लेट वर्ड आ रहा है। प्लेट अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से होती है, फूली नहीं होती है, वो चपटी हुई होती है। ऐसे आप इस चपटा वर्ड को जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें चपटे क्रमी भी कहते हैं। तो चपटा वर्ड आप किससे जोड़ सकते हैं, प्लेट से जोड़ सकते हैं। और त्रिकोरक, आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो प्लेट है वो तीन कोने वाली है, तो आप उससे भी थोड़ा सा त्रिकोरक वर्ड को जोड़ सकते हैं। द्विपार्श्व सममित को प्लेट से कैसे जोड़ेंगे, अगर आप प्लेट का नीचे वाला हिस्सा देखिए और ऊपर वाला हिस्सा देखिए तो दोनों लगभग बराबर होते हैं। वैसे उठा होता है एक तरफ, जिस तरफ आप खाते हैं कुछ भी, परंतु अगर थोड़ा सा अगर इसे जोड़ कर याद करना चाहें तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि नीचे भी आपका वही होता है, ऊपर भी वही होता है। तो प्लेट द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक टाइप की भी आपके यहाँ एक प्लेट है। और जो चपटी होती है उससे आप कह सकते हैं कि पृष्ठधारी और चपटा होता है इनका शरीर, और इसलिए इसे चपटे क्रमी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न पॉइंट है कि इसके अंतर्गत प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लिवर फ्लूक जैसे परजीवी भी जो है वो आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ये आपको जो है वो याद करना होगा, ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। और एक और एग्जाम्पल लिवर फ्लूक लिखा हुआ है, इसको भी जो है आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेट से आप जोड़ेंगे तो कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अगला है निमेटोडा।
ये भी आपके त्रिकोरक जंतु होते हैं। अब देखिए त्रिकोरक जंतु यहाँ भी है वहां भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में नहीं याद रखना है, याद दोनों में रखना है। ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममित आप देख रहे हैं कि इधर बायां वाला भाग दाएं के बराबर, तो आप देख रहे हैं जो चीज प्लेट में वहां पर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में देख रहे हैं वो किसमें है, निमेटोडा में भी है। लेकिन इनका जो शरीर होता है वो चपटा ना होकर के कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ये डिफरेंस है। मेन डिफरेंस को समझ रहे हैं निमेटोडा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में, कि बाकी चीजें तो समान है। उसमें हमने देखा था कि चपटा होता था, पर यहाँ पर क्या है, चपटा ना होकर क्या है, बेलनाकार है। आगे इनका जो देहगुआ है उसको हम कूट सिलोम जो है वो कहते हैं। इसमें ऊतक जो है वो पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूरी तरीके से विकसित जो है वो नहीं होते हैं। ऊतक जो है इसमें देखने को मिलते हैं। ये अधिकांशतः जो है वो परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे आपका गोल कृमि हो जाएगा, फाइलेरिया कृमि हो जाएगा, पिन कृमि हो जाएगा, ये सभी किस में आएंगे, तो निमेटोडा में आएंगे। तो ये जो है वो परजीवी के तौर पर काम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, परजीवी होता है क्या है, जो जीव किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, चाहे वो भोजन के लिए आश्रित हो, चाहे वो आवास के लिए आश्रित हो, तो उन्हें हम कहते हैं परजीवी जंतु। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं, जे आपके जंगोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, और आपका फाइलेरिया कृमि हो गया, पिन कृमि, ये सब आपके इसी में ही जो है वो आपके आते हैं, किसमें, निमेटोडा में। तो एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। डिफरेंस आप प्लेटीहेल्मिन्थेस और इसमें कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर ट्रिक से जोड़ना चाहें तो जो आपके यहाँ प्लेट है अलग अलग टाइप की होती है, कुछ प्लेट ऐसी भी होती हैं जिनमें नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पर वर्ड पकड़िए क्या, नेमाटोडा, यानी नाम लिखा हुआ है। और प्लेट जो है बाकी सारी चीजें सही है, यानी कि प्लेट आपकी त्रिकोरक भी है, द्विपार्श्व सममित भी है, परंतु जो चपटी है वो आपकी नहीं है। जिसपे नाम लिखा हुआ है आप ऐसे जोड़िए थोड़ा सा इसको, कि जिस प्लेट पर नाम लिखा हुआ है, नाम से नेमाटोडा आप जोड़ लेंगे, वो जो है वो चपटी ना होकर कैसी है, बेलनाकार है। तो आप इसी प्लेट से प्लेटीहेल्मिन्थेस को भी याद रख सकते हैं, और एक प्लेट में नाम लिखा हुआ है उससे आप निमेटोडा को जोड़ेंगे और इससे जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी इनके एग्जाम्पल को भी आप जोड़ सकते हैं, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि। आगे बात करते हैं आपका एनेलिडा। एनेलिडा की बात करते हैं तो इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है। और ये जो भिन्नता होती है वो इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। तो आप देख रहे हैं मेन इसमें क्या चीज है, इनका शरीर किस प्रकार से है, खंडित रूप में हो जाता है, और वास्तविक देहगुहा भी देखने को जो है वो मिल रही है। आगे बात करते हैं तो जलीय जो एलिनिडा है, अलवड़ीय और लवड़ीय जल दोनों टाइप में जो है वो देखने को मिलता है। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, ये सभी जो है वो देखने को मिलता है। और ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ऊपर हमने देखा ना कि जलीय एनिलिडा अवलीय, अलवड़ीय और लवड़ीय जल दोनों में पाए जाते हैं, वो को भी ध्यान रखना है। और ये जलीय और स्थलीय दोनों टाइप के होते हैं। जैसे आपका केचुआ होता है, तो केचुआ जल में भी आपको देखने को मिलता है, और वहां से आप कभी आएंगे देखेंगे तो वो बाहर निकल आते हैं, जैसे बरसात के दिनों में, तो स्थल में भी देखने को मिलता है। तो केचुआ हो गया, नेरीस हो गया, जोक हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। तो आप समझ गए। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं रखिएगा इनको तो एकदम रट लीजिएगा। आप ट्रिक से जोड़ सकते हैं तो ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनेलिडा। अगले की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपका सबसे महत्वपूर्ण है पूरे संघ में से। क्यों? क्योंकि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आपका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आगे बात करते हैं तो इसमें द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। द्विपार्श्व सममित हमने बताया, दाहिना भाग बाएं भाग के बराबर, और शरीर खंड युक्त होता है। अब देखते हैं ऐसे 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 खंड युक्त बहुत से जोक टाइप के होते हैं, और अलग अलग बहुत से आपने देखे होंगे कीड़े मकोड़े, उनमें इस प्रकार से देखने को पाया जाता है। तो शरीर उनका खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हमने किसी में नहीं देखा। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, किसमें बहता है, देहगुआ रक्त से जो है वो भरी रहती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ये इसकी एक विशेषता होती है। इस वर्ग के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे कौन कौन से, जैसे झींगा हो गया आपका, तितली हो गया आपका, मक्खी हो गया आपका, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केचुआ हो गया, काकरोच हो गया, मच्छर हो गया, इत्यादि।
ये देख रहे हैं, जितने आप देखते हैं आसपास आपके उड़ते, घूमते, दौड़ते, भागते, वो सब आर्थ्रोपोडा में आ रहे हैं क्योंकि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। द्विपार्श्व सममित भी इसमें देखने को मिल रही है। शरीर इनका खंड युक्त होता है। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है और रुधिर वाहिकाओं में इसमें नहीं बहता है। किसमें? देह गुहा जो होती है वो रक्त से जो है वो भरी रहती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। आगे बात करते हैं एक और पॉइंट इसी से संबंधित, जो काकरोच है, तिलचट्टा है, इसमें श्वास के लिए श्वास छिद्र भी जो है वो होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन से जीव में जो है श्वास छिद्र जो है वो होते हैं, इस प्रकार से। आगे बात करते हैं मोलस्का की। वो हो गया आपका कंप्लीट। आर्थ्रोपोडा में जितने एग्जाम्पल हैं वो याद रखिएगा। बात करते हैं मोलस्का की। मोलस्का की बात करते हैं तो इसमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अब द्विपार्श्व सममित लगभग देखिए बहुतों में पाई जा रही है, तो अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसमें नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको अलग जो है वो करना है। आगे बात करते हैं तो इनकी जो देह गुहा होती है बहुत कम होती है। शरीर में थोड़ा सा विखंडन भी जो है वो इसमें देखने को मिलता है मोलस्का संघ में। अधिकांश जो मोलस्का जंतु होते हैं उनमें कवच पाया जाता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। मोल वर्ड जो है मोलस्का से बना हुआ है। मोल कवच आप थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। तो अधिकांश जो जंतु होते हैं मोलस्का जंतु, उसमें क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। तो ये औरों से अलग है। तो इस प्रकार के पॉइंट तो आपके दिमाग में होने चाहिए। चौथा, इसमें खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना भी देखने को जो है वो मिलती है। तो खुला संवहनी तंत्र भी आपको याद रखना है और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना किस में देखने को मिल रही है? मोलस्का में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका घोंगा हो गया, सीप हो गया। सीप आप देखते हैं ना, वो जो शंख होता है उसके अंदर जो आपका होता है जीव, समुद्र के किनारे देखने को मिलता है, वो अंदर से चला जाता है, फिर शंख जो है उसी के रूप में हमें मिल जाता है। तो घोंगा, सीप, ये सभी आपके किस में आते हैं? मोलस्का में। और जो उनके ऊपर कवच होता है ना, वही तो आपका शंख होता है जो बजाया जाता है। तो ये उनका कवच होता है। तो इस प्रकार से मोलस्का को आप जो है वो याद रखिएगा। और अगला देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। और सभी लोग वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ मेहनत की जा रही है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो लाइक केवल अवश्य कर दीजिएगा। बाकी जो भी छात्र आपसे संबंधित हैं सुपर टेट के, उनके साथ शेयर भी अगर कर सकते हैं तो शेयर भी जरूर करते रहिएगा, परंतु लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। इकाइनोडर्मेटा की बात जो है वो करते हैं। तो इन जंतुओं की जो त्वचा होती है वो कांटों से जो है वो आच्छादित होती है, यानी कि ढकी होती है। अब कुछ आप ऐसे भी जीव देखते होंगे, उनके शरीर पर ऐसे काटे काटे छोटे लंबे लंबे छोटे 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 होते हैं। तो वो किस में आते हैं? वो आपके आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। अब डर्मेटा में देखिए डर्मी, यहाँ पर वर्ड पकड़िए डर्मे। तो डर्मी कूल नाम से एक आपका पाउडर आता है, बहुत ऐड पहले आता था डर्मी कूल। तो उसमें क्या होता था, जैसे आपके शरीर पर चुभन टाइप से हो रही, गर्मियों में घमौरिया टाइप की हो गई है, तो वो कैसे फील होती हैं? कांटों से फील होती हैं। तो डर्मी कूल वर्ड जो पाउडर आता है उससे थोड़ा सा इकाइनोडर्मेटा को जोड़ सकते हैं। तो कांटों से आच्छादित होती है इनकी त्वचा। और दूसरा पॉइंट, ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु जो है वो होते हैं। तीसरा, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे भी जो है वो पाए जाते हैं। ये जो उदाहरण के लिए जैसे आपका स्टार फिश हो गया, समुद्री अचिन हो गया, ये सभी जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको एक से अधिक में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उसके गुण होते हैं वो कहीं कहीं एक से दो में भी मैच कर जाते हैं, इसलिए भी यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इकाइनोडर्मेटा, बस मेन आपको फोकस किस पे करना है? यहाँ पर कांटों पर, क्योंकि ये तीनों सारी चीजों में जो है वो अलग है इकाइनोडर्मेटा में। बाकी डर्मेटा से आप जोड़ सकते हैं। परंतु अगला देखते हैं प्रोटोकार्डेटा। तो यहाँ पर डेटा करके आ रहा है, डर्मेटा नहीं आ रहा है, तो डर्मी और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो ये द्विपार्श्व सममित भी होता है, त्रिकोरक भी होता है, देह गुहा युक्त भी होता है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाता है, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका नोटोकार्ड, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि नोटोकार्ड किस में देखने को मिलता है, तो प्रोटोकार्डेटा में देखने को मिलता है। ये जो नए लक्षण है इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, और ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करने का काम जो है वो करती है। तो स्थिति आपने देख ली, कार्य इसका देख लिया। नोटोकार्ड अगर आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है तो नोटोकार्ड किस में देखने को मिलता है? प्रोटोकार्डेटा में, इतना ध्यान रखिएगा। प्रोटोकार्डेटा जो है वो जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित होता है। वो हमने ऊपर देखा कि सभी पूरी अवस्था में नहीं रहता है, स्टार्टिंग में लिखा है ना, ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में ही निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका बैलेना ग्लोसस और आपका हर्डमेनिया हो जाएगा। इसी प्रकार एम्फियोक्सस हो जाएगा। ये सभी जो है वो इसके
एग्जाम्पल हैं प्रोटोकार्डेटा के। सभी नाम स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे, टोटल 10 अंक थे, इसीलिए हम बार बार अलग अलग जो है वो नहीं बता रहे हैं कि अब अगला कौन से आने वाला है या पिछला कौन सा निकल गया है। स्टार्टिंग में हमने 10 के नाम बता दिए थे। प्रोटोकार्डेटा हो गया। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा, जिसको हम कशेरुकी कहते हैं। तो कशेरुकी से ही आप इसे समझ गए होंगे कि इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड होती है और अंतः कंकाल देखने को जो है वो मिलता है। इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें पेशियों का वितरण अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और जो कि चलने में हेल्प जो है वो करती हैं। तो आपको जब भी पूछा जाए वर्टिब्रेटा, तो आपके दिमाग में कशेरुकी वर्ड आना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से जो है वो समझ सकें। वर्टिब्रेटा जो है, इसकी आगे की बात करते हैं, तो ये भी द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरक होता है, देगुआ वाले जंतु होते हैं। इनमें ऊतक और अंगों का जटिल विभेदन भी जो है वो पाया जाता है। वर्टिब्रेटा जो है उसको भी 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है मत्स्य, एक होता है उभयचर, एक होता है सरीसृप, एक होता है पक्षी और एक होता है स्तनपायी। तो इसलिए ये आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो आपके बटे हुए भाग, वो भी आपके जो है वो हम देखेंगे और उसके अंतर्गत से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आपके जो मेन थे वो अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिए। अब वर्टिब्रेटा में जो प्रकार है मत्स्य, उभयचर और आपका सरीसृप और आपका पक्षी और स्तनपायी, इसमें सबसे पहला हम देखते हैं मत्स्य, जो कि वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जो है उसके अंतर्गत आता है। तो मत्स्य की बात करें, मछलियां हैं, समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। अपनी जो मांसल पूंछ है उसका यूज ये तैरने के लिए करती हैं। इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो जल में विलीन जो ऑक्सीजन होती है, आपको पता है ना कि जो मछलियां होती हैं वो जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसका यूज करती हैं, तो ये जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए क्लोम होते हैं। शरीर इनका धारा रेखीय होता है और बाकी त्वचा जो है वो सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है, वो तो आप जानते ही हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं इसी मत्स्य के संदर्भ में कि ये असमतापी होते हैं और इनका जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे कि हृदय जो है, जैसे मत्स्य वर्ग है इसमें द्विकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और असमतापी होते हैं, असमति मतलब तापी मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो समान नहीं होता है। ये अंडे देती हैं, आप जानते हैं मछलियां, और कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में शार्क हो जाएगा। अन्य प्रकार की जो मछली होती है उसमें कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना हो गया, रेहू रोहू हो गया, इस प्रकार से। तो कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का भी होता है, कुछ में कंकाल अस्थि का भी होता है। तो उपास्थि वाला शार्क हो जाएगा और अस्थि वाले ट्यूना और रोहू हो जाएंगे। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है और असमतापी जो है उसमें ये आते हैं। तो मत्स्य आपका समाप्त हुआ। फिर देखते हैं जल स्थलचर, जिसको हम उभयचर भी जो है वो कह सकते हैं। हमने देखा था ना, मत्स्य हो गया, फिर आपका दूसरा था यहाँ पर उभयचर, जिसको हम एम्फीबियन कहते हैं। इंग्लिश के नाम भी जरूर याद करते हुए चलिएगा ताकि और बेहतर समझ में आए। जल स्थलचर ये मत्स्य जो है उनसे भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इनका जो त्वचा होती है उस पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हृदय जरूर ध्यान रखिएगा, तो इनका जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है। ऊपर पहले देखा था हमने द्विकक्षीय, इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें जो बाह्य कंकाल है वो जो है वो नहीं होते हैं। इनमें जो वृक्क होते हैं वो पाए जाते हैं। और श्वसन जो है वो किससे होता है? क्लोम और फेफड़ों के द्वारा। जैसे मत्स्य वर्ग में हमने देखा, अंडे देने वाले ये जंतु होते हैं और जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, नाम ही है जल स्थलचर। एग्जाम्पल के लिए मेढक हो गया, देखते हैं हम जल और स्थल दोनों में रहता है। सैलामेंडर हो गया, टोड हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तो मेन क्या ध्यान रखने वाला है कि मत्स्य से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो मत्स्य में आप देख रहे हैं विशेषताएं वो इसमें भी देखने को मिल रही हैं। तो डिफरेंट ये है कि इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। मत्स्य वाले में सल्क जो है वो देखने को मिल रहे थे पर इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। बाकी इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। हृदय आपको ध्यान रखना है, उसमें द्विकक्षीय था, जैसे पहले मत्स्य देखा, इसमें त्रिकक्षीय है। तो ऐसे डिफरेंस को याद रखेंगे और एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो ये आ गया हो गया जल स्थलचर। तीसरा है आपका सरीसृप, जिसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। सरीसृप की बात करते हैं तो ये असमतापी जंतु होते हैं, यानी कि इनका भी टेम्परेचर समान नहीं होता है। इनका शरीर सल्क के द्वारा ढका होता है। तो सल्क पर देखिए मेन फोकस किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें शरीर सल्क द्वारा ढका है और किसमें नहीं। इनमें श्वसन किससे होता है? तो फेफड़ों के द्वारा आता है। इससे पहले हमने देखा क्लोम के द्वारा हो रहा था और फेफड़ों के द्वारा भी हो रहा था, अथवा करके लिखा है ना, क्लोम अथवा फेफड़ों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्लोम वर्ड नहीं है सरीसृप में, केवल और केवल फेफड़ों के द्वारा श्वसन हो रहा है। इनका जो हृदय होता है वो कैसा होता है? तो त्रिकक्षीय होता है। पहले भी देखा
त्रिकक्षीय, एक द्विकक्षीय देखा, तो डिफरेंस को ध्यान करते हुए चलिएगा। जैसे मगरमच्छ का अगर हृदय की बात करें, आता वो सरीसृप वर्ग में ही है, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके सरीसृप वर्ग में आ रहे हैं जंतु, उनका जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है, पर मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। और बात करते हैं कुछ पॉइंट, इनमें जो वृक्क होता है वो पाया जाता है, और ये भी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। सरीसृप देखा है, सांप देखा है आपने, वो अंडे देता है। इनके जो अंडे होते हैं वो कठोर कवच से ढके होते हैं, और जल स्थल चर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब सरीसृप वर्ग में ही आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इसका पॉइंट। अब अगला है इसके बाद स्तनपायी। स्तनपायी की बात करें, इंग्लिश में मैमल कहते हैं, मैमेलिया करके इसका नाम लिखा है। ये समतापी प्राणी होते हैं। अभी तक देख रहे थे जितने थे वो असमतापी थे, पर ये कैसा है, समतापी है। इनमें हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सब त्रिकक्षीय द्विकक्षीय देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर 4 कक्षीय होता है। इस प्रकार इस वर्ग के जो सभी जंतु होते हैं उसमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, स्वेद और तेल ग्रंथियां भी देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु हैं अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इग्डिना है, प्लेटिपस है, ये अपवाद स्वरूप में आते स्तनपायी में ही हैं, पर आपके शिशु को जन्म ना दे करके आप कह सकते हैं अंडे देते हैं, तो ये अपवाद स्वरूप है। बाकी जो इस वर्ग है स्तनपायी, उसमें शिशु को जन्म देने वाले आते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी हैं जिसमें अविकसित बच्चे मार्सपियम नामक थैली में जो है, आप देखते हैं ना कंगारू में आगे एक थैली टाइप की होती है, उसी में बच्चा लटका रहता है, तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उसका पूर्ण विकास जो है वो नहीं हो पाता। तो उस थैली का नाम क्या है, मार्सपियम नामक थैली में जो है वो लटके रहते हैं। इसके अलावा चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया आदि, ये सभी स्तनपायी में जो है आते हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल जो है आप याद रख सकते हैं, और विशेषता याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मनुष्य ही इसमें जो है वो आता है। सभी प्रश्न हमारे, यानी सभी पॉइंट जो है हमारे हुए समाप्त इस संघ के संबंध में। अब हम टोटल 5 प्रश्न जो है वो देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, और इसके अगली वाली क्लास में हम जो सारी चीजें पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड मिक्स क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक थ्योरी के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। आज हमारी थ्योरी हो गई समाप्त। जो प्रश्न की प्रैक्टिस है वो हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न है बाकी अगले में देखेंगे, अभी केवल 5 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चीजें हमने देखी इंपॉर्टेंट बहुत हैं, पूछा बहुत जाता है, उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या ऑर्किड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कैक्टस जो है वो सही होगा। कैक्टस आपका एक एंजियोस्पर्म और कैक्टसी जो है कुल जो है उससे संबंधित है। कुल आपका अगर पूछा जाएगा उससे संबंधित, हमने एक लिस्ट शायद इससे पहले वाली क्लास में देखी भी थी। अगर बात करें इनकी विशेषताओं की, तो कैक्टस आप जानते हैं ना, कांटे कांटे टाइप के निकले रहते हैं। तो ये पौधे अपने जो मोटे फूले हुए तने होते हैं उनमें पानी भरकर शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो आसानी से रह जाते हैं। तो इनकी विशेषता यही होती है। इन ये जो पौधे होते हैं इनके जो रंध्र होते हैं वो दिन में जो है वो बंद रहते हैं और रात में जो है वो खुलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने परजीवी जो है वो बने सहजीवी जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया या रिक्सिया, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से। आंसर की बात करते हैं फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिया में, तो लाइकेन आपका यहाँ पर सही होगा। शैवाल और कवक जो है इसकी जो सहजीविता है उसके अंतर्गत आपका जो है लाइकेन आता है। इसमें शैवाल जो होता है ये भोजन निर्माण का कार्य जो है वो करता है, और जो कवक होता है ये आपका आवास जो है वो प्रदान जो है वो करता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को हेल्प प्रदान करते हैं। तो ये सहजीविता का गुण होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। अगला देखते हैं आपका कि फाइकस में परागण जो है वो होता है कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या चिड़ियों के द्वारा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। फाइकस को गूलर भी कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। मैंने बताया था ना कि कैसे आपका जो मादा फूल होता है, नर फूल होता है, उससे आपके परागण पहुंचते हैं। तो वो आपका अलग अलग माध्यम वायु से भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, चिड़ियों के द्वारा भी होता है,
वायु के द्वारा भी होता है, वाइब्रेशन मोड उसके द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कीटों के द्वारा जो है वो सही हो जाएगा। और जो गूलर के पुष्प होते हैं, फाइकस के पुष्प होते हैं, आप देखेंगे उसके अंदर आपको छोटे छोटे कीड़े भी देखने को जो है वो आपको मिलते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है, पूछा गया है। पसलियां, उदरपेशियां, डायफ्राम या लैरिक्स, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो उदरपेशियां होती हैं, जो आपका पसलियां होती हैं, जो आपका डायफ्राम होती है, ये सभी जो हैं फेफड़े जो होते हैं उनका आयतन को घटा या आप कह सकते हैं बढ़ाकर जो श्वसन क्रिया होती है उसमें हेल्प प्रदान करते हैं। लैरिक्स जो होता है ये आपका एक स्वर यंत्र होता है और इसका श्वसन में कोई योगदान नहीं होता। प्रश्न में ये पूछा था कौन श्वसन में सहायक नहीं है, तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये जो लैरिक्स होता है, ये जो मनुष्य होते हैं और स्तनधारी जीव होते हैं, उनके गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जो जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर पाता है। तो इसी के कारण जो है वो संभव होता है। एक आपका होता है सैरिक्स, SYRINX। सैरिक्स जो है ये पक्षियों के गले में पाया जाने वाला स्वर यंत्र जो है वो होता है। लैरिक्स आप कहेंगे मनुष्य और स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, पर जो सैरिक्स होता है तो ये आपका जो स्तन जो पक्षी के जो गले होते हैं उनमें जो है वो पाया जाता है स्वर यंत्र के रूप में। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका पांचवा और लास्ट है, इनमें से कौन सा एक अगुहिक जंतु है। बाकी जो प्रश्न है वो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो बताइए अगुहिक जंतु इनमें से कौन सा है। इकाइनोडर्म, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो सही होगा। अभी हमने देखा ना कि इस संघ के जंतुओं में जो गुहा होती है उसका अभाव देखने को मिलता है, यानी कि जो गुहा होती है वो इसमें नहीं होती। मैंने बताया ना कि इस प्रकार से जो विशेषताएं होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है किसी भी लाइन को उठा करके। कौन सा अगुहिक जंतु है, तो आप कहेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है इसमें गुहा जो है वो नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, वो नहीं होती है। इसलिए ये आंत परजीवी कृमि होते हैं जिन्हें पचा पचाया भोजन जो है वो मिलता है, और ये भोजन का जो अवशोषण होता है, जो इनका शरीर होता है उसकी जो लेयर सतह होती है आप कहेंगे उसके द्वारा जो है ये करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस। बाकी विशेषता हमने प्लेट से सभी जोड़ी थी वो तो आपको याद होगी। तो ये आप गया डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि केंद्रक के अलावा कौन सा कोशिकीय अंग है जिसमें डीएनए जो है वो होता है। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन है माइट्रोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है लाइजोसोम। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जो आप टॉपिक वाइज सुपर टेट के लिए वीडियो देख रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। इससे पहले के यदि आपने वीडियो या क्लासेस ना देखी हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आपको भी मिल जाएगी। यदि फिर भी ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको जो लिंक है इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज की चीजों को याद अवश्य कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आज का हमारा टॉपिक। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।